अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूँ। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं मोहम्मद खुर्शीद इंडिया से। अपने एक जानने वाले की स्टोरी शेयर कर रहे हैं जिसका नाम जाफ़र है। जाफ़र ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया फूड सप्लाई का मुख्तलिफ़ होटल्स पे और इतनी उसमें सक्सेस मिली जाफ़र को कि उन्होंने अपना बिज़नेस जो था वो आउट ऑफ सिटी भी स्प्रेड कर लिया। जाफ़र की अपनी एक ग्रोसरी शॉप थी जिसमें उसने अपने ही एक दोस्त को एज अ पार्टनर रख लिया, जिसका किसी किस्म का भी कोई उसमें फाइनेंशियल नहीं था कंट्रीब्यूशन। जस्ट वो मेहनत करता था और अपने दोस्त के साथ काम करता था। जाफ़र का वो दोस्त था जिसका नाम सोनू था और जाफ़र उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव भी करता था। वक्त गुजरने के साथ साथ जाफ़र को सोनू पर थोड़ा सा डाउट होने लग गया क्योंकि वो अकाउंट्स में कुछ हेरा फेरी करने लग जाता था और जब जाफ़र उससे पूछता था तो वो ये कहता था कि बस मैं तुम्हें बताने ही वाला था। लेकिन जब ये हालात बढ़ने लग गए, कभी कोई इन्वेस्टमेंट तो कभी कोई घपला, तो जाफ़र ने सोनू से ये कहा कि मैं तुम्हें अपने बिज़नेस से निकालना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन तुम अब हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। जिस पर जाफ़र ने सोनू को उस बिज़नेस से हटा दिया। अब जाफ़र खुद ही अपना बिज़नेस कर रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस भी हुए, लेकिन उसने फिर भी अपना बिज़नेस नहीं छोड़ा और अपने साथ एक और लड़के को इसी तरह से पार्टनर रख लिया जिस पर वो ट्रस्ट करता था। कुछ दिनों से जाफ़र की तबीयत ख़राब रहने लगी। वो जब भी सोने के लिए आंखें बंद करता था सो नहीं पाता था। उसको ऐसा महसूस होता था कि आग के ऊपर एक मटका रखा हुआ है जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है, और वो इतना ज़्यादा खौफज़दा हो जाता था कि अपनी आंखें खोल लेता था और दोबारा सोने की कोशिश भी करता था तो डर के मारे आंखें बंद नहीं करता था क्योंकि उसको बार बार यही ख्वाब डराता था। काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर गए उसको बिना सोए हुए, तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया उसको। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, डॉक्टर से भी रुजू किया मगर कोई उसको किसी किस्म का भी उस चीज़ में रिलीफ नहीं मिल रहा था। उसकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कारोबार भी बंद हो गया था क्योंकि जब वो मेंटली तौर पर अपसेट था तो वो कारोबार कैसे करता। अब तो उसको अपनी जान के लाले थे कि किसी तरह से मैं खुद बच जाऊँ कि एकदम से मुझे हुआ क्या है। लेकिन तकलीफ़ देने वाले से बचाने वाली ज़ात ज़्यादा बड़ी है। बेशक उसको एक ऐसा बुज़ुर्ग मिला जिसने इसका एक तोड़ लगाया और ये बताया कि तुम पर काले जादू का वार किसी बहुत करीबी ने किया है और तुम्हारे ऊपर जो वार किया गया है ये जानलेवा वार है। फिर उन बुज़ुर्ग ने उसको तावीज़ात दिए, उसके अमल का तोड़ किया, सदक़ात दिए, उसको कुछ इबादत बताई, तो आहिस्ता आहिस्ता जाफ़र संभलने लग गया। उसने बहुत कोशिश की कि वो बुज़ुर्ग उसको उस आदमी का नाम बता दें मगर उन्होंने नाम नहीं बताया। जाफ़र के जहन में पहला डाउट ही सोनू को लेके आया था क्योंकि उसने उसी को अपने बिज़नेस से दूर किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका दोस्त ही उसका दुश्मन निकलेगा। मगर जाफ़र ने उससे कोई बदला नहीं लिया, दोबारा से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, अपने घर में ही शॉप बनाकर एक नया स्टार्ट लिया और उसका फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया। ये मोहम्मद खुर्शीद ने इंडिया से एक इंसिडेंट, काले जादू का, ब्लैक मैजिक का एक इंसिडेंट शेयर किया था जो उनके ही एक दोस्त के साथ पेश आया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खुर्शीद आपका। लिसनर्स, ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की हैं जिसमें लोग इस हद तक लालची हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि अपनी लालच की वो जो हवस में अंधे होकर वो अपने ही दोस्त अहबाब लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। मगर चाहे कोई जितना भी किसी का बुरा कर ले, जब अल्लाह की ज़ात बचाने पर आए तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरी रेगुलर लिसनर अनम खान मेरे से लाहौर से शेयर कर रही हैं। अनम कहती हैं कि आज से 10 साल पहले
मेरी नानी अम्मा ने नया घर बनाया। जो ही उन लोगों ने नया घर बनाया तो मेरे मामू की शादी कर दी गई। मेरे मामू और ममानी जिस कमरे में रहते थे वो कमरा आसेब ज़दा था। उन लोगों को वहाँ पर अक्सर इस तरह से महसूस होता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, यानी किसी की मौजूदगी का उन लोगों को एहसास रहता था। जब मामू कमरे में होते थे तो तब बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा या वॉयलेंस नहीं होती थी, लेकिन जब ममानी अकेली होती थी तो उनको इस तरह से आवाज़ें आती थी कि उनके पास कोई चल फिर रहा है, और आधी रात को ऐसा महसूस होता था कि उनके ड्रेसिंग के ऊपर कोई बैठा हुआ होता है। बहुत दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि वो सबको बताएं कि इस रूम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। कभी किसी के पास चलने फिरने का एहसास होता है तो कभी ऐसा महसूस होता है कि भारी लकड़ी के जो सामान है उनके ऊपर कोई बैठता या उठता है। ये वाक़यात बढ़ते ही जा रहे थे। एक दफ़ा हम लोग मामू ममानी के कमरे में ही बैठकर कार्टून मूवी देख रहे थे। उनके रूम का जो सीलिंग फैन था वो ख़राब था, तो हम लोगों ने पेडिस्टल फैन अपने पास लगाया था। एक से दो दफ़ा मैंने अपने भाई से कहा कि उठकर पंखा चला दो, गर्मी लग रही है। वो मुझे कह रहा था कि तुम चला लो। अभी हम दोनों बहस ही कर रहे थे कि एकदम से खुद ब खुद पेडिस्टल फैन चल गया और हम लोग चीखें मारते हुए उस कमरे से बाहर आ गए। फिर सबको पता चल गया था कि वो कमरा असेबज़दा है। फिर उस कमरे में हम लोगों ने मौलवी हजरात से कुछ तावीज़ वगैरह लेकर लगवाए और आहिस्ता आहिस्ता फिर उस कमरे से वो असरात ख़त्म हो गए। ये अनम खान ने लाहौर से एक स्टोरी शेयर की थी। बिल्कुल लिसनर्स, जहाँ पर आसेब जिन्नात होते हैं, फिर जब वहाँ पर इंसान बसेरा करते हैं, रहना शुरू कर देते हैं, उठना बैठना शुरू कर देते हैं, तो फिर जिन्नात अपना ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ज़ुबैर कहते हैं कि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ लाहौर में इंसिडेंट हुआ था। मैंने लाहौर में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पर हम लोगों के दूर पार के कोई जानने वाले थे, तो उन्होंने मेरे अब्बू से ये कहा कि उन लोगों का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर एक रूम है और उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो भी बाहर वाली तरफ है, तो आउटसाइड से हैं, तो वो रूम वो मुझे दे सकते हैं रहने के लिए। मैंने भी कहा ठीक है। मेरे घर वालों ने भी यही कहा कि नया शहर है और दूर पार के जानने वाले हैं, तो वहाँ पर अगर रिहाइश मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। मैं लाहौर चला गया और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। वो एक नॉर्मल साइज़ का रूम था, उसके आगे थोड़ा सा बरामदा था, फिर उसके आगे थोड़ा सा छत बना हुआ था और इसकी सीढ़ियाँ बाहर की तरफ से ही थी। वहाँ पर एक सिंगल बेड था और मैंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। वो लोग बहुत अच्छे थे, बिल्कुल मुझे एहसास नहीं होने देते थे कि मैं अपने घर से दूर हूँ। मुझे टाइम पर खाना भी वहाँ पर मिलता था। उन्हीं अंकल का बेटा मुझे रोज़ आकर खाना भी देकर जाता था। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो मैं लेट नाइट पढ़ता था। मौसम कुछ इस तरह का ही था कि कमरे में सोया जा सकता था पंखा चलाकर। वहाँ पर इस तरह से स्टाइल था दरवाजे का कि जो कमरे का 2 डोर लगे हुए थे। एक जो वुड डोर होता है और एक नेट डोर। मैं वुड डोर खोल देता था और जो नेट डोर था उसको बंद कर देता था कि ठंडी हवा आती रहे। एक दफ़ा रात का टाइम था, शुरू में तो मुझे कुछ अजीब-अजीब लगता था। अकेले रूम में मुझे सोने की आदत नहीं थी। यहाँ पर जब घर में तो मेरा भाई मेरे पास होता था, तो मुझे थोड़ा-सा ज़रा डर लगता था कभी-कभी किसी टाइम। फिर मैं स्टडीज़ कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा देर होगी मुझे पढ़ते-पढ़ते। तकरीबन 2 ढाई बजे तक मैंने अपने पेपर की तैयारी की। अभी बुक्स रख के मैं लेटा ही था लाइट ऑफ करके। बाहर जो बरामदा था उसकी लाइट जल रही थी। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जो वो सीढ़ियाँ हैं, जो लोहे की सीढ़ियाँ हैं, जिस तरह से उनके ऊपर कोई चढ़ता है और उतरता है, क्योंकि जब उनके ऊपर कोई चढ़ता था या मैं खुद चढ़ता था तो उसकी एक मखसूस आवाज़ आती थी उन सीढ़ियों के हिलने की। मुझे यही लगा कि शायद बाहर हवा चल रही होगी, इस वजह से ये आवाज़ आ रही हो। दूसरा मुझे ये लगा कि गली में ये सीढ़ियाँ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गेट भी लगा हुआ था उसके आगे जिसको मैं बंद कर देता था ऊपर आने के लिए, तो वहाँ पर कोई वैसे चढ़ रहा होगा ये वो। मैंने कोई ख़ास गौर नहीं किया। मैं दूसरी तरफ फेस करके लेट गया। तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजरे तो मुझे अजीब सा लगा कि जिस तरह से ऊपर कोई आया है, वो एहसास बहुत अजीब था। जब मैं पलटा, मैंने दूसरी तरफ देखा, सामने दरवाजे, जाली के दरवाजे में से नज़र आ रहा था सब कुछ।
ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा काले रंग का कोई ढेर सा है, जिस तरह से वो बिल्कुल बरामदे के बाहर जो सेहन है, जहाँ पर बिल्कुल कम रोशनी है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा काले रंग की चीज़ बैठी है। लेकिन उसका जो जिस्म था वो बहुत बड़ा था। मुझे पहले तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। उसका जिस्म बहुत बड़ा था, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा जिस तरह से कोई वजूद है जिसके ऊपर बाल ही बाल हैं। मैं अपने ही बेड पर उठकर बैठकर मैं गौर करने लगा कि ये है क्या। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, और उसके पास इस तरह से आवाज़ें आती जिस तरह से कोई गुर्राता है, मगर आहिस्ता आवाज़ में। लेकिन मुझे अब ये भी टेंशन हो रही थी कि ये क्या है, क्योंकि बिल्ली का तो इतना जिस्म हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ा सा उठा, इस तरह से उसका जिस्म लग रहा था जिस तरह से किसी भालू और रीछ का जिस्म होता है, लेकिन चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, हाथ पाँव नज़र नहीं आ रहे थे, बस वो एक बहुत बड़ा दायरा सा लग रहा था कोई। मैं उठा और जो ही मैं थोड़ा सा जाली वाले दरवाजे के पास गया कि मैं करीब से जाके देखता हूँ ये है क्या। एकदम से वो गायब हो गया। जो ही वो गायब हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये कैसे मुमकिन है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मैं उसको देख रहा हूँ। जेड ब्लैक कलर के उसके जिस्म पर बाल थे, और वो बहुत बड़ा एक वजूद था। फिर वो मेरे देखते ही देखते कैसे गायब हो गया। फिर मुझे ये लगा कि शायद बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ लिया है, रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मे बी इस वजह से मुझे ये इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हों। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, और जो दरवाज़ा दूसरा था वो भी बंद कर दिया और सो गया। लेकिन नींद बड़ी मुश्किल से आई। अगले दिन अपना पेपर देकर फिर हस्बे मामूल मैं ज़्यादातर उधर घर में ही रहता था, अपने रूम में ही रहता था। ना तो मेरी वहाँ पर किसी के साथ कोई ख़ास जान पहचान थी, ना ही मैंने कोई दोस्त अभी बनाया था। फिर इसी तरह से आज रात भी मैं पढ़ रहा था, एज़ यूजुअल अपने पेपर की तैयारी कर रहा था। 1:30 बजे का टाइम था। तो इस तरह से लगा कि जिस तरह से तेज़ी से गुज़र के बरामदे में से कोई सेहन की तरफ गया है। वो गुज़रना बहुत ज़्यादा तेज़ था। यानी ये लग रहा, जैसे आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको एकदम से महसूस होता है कि बाहर से कोई गुज़र के गया, तो हम एक दफ़ा बुक से नज़र उठाकर देखते हैं। मैंने भी देखा, मुझे लगा कि कोई गुज़रा है। मैंने टाइम देखा, टाइम 1:30 बज रहे थे। मैं उठा और मैंने जो जाली वाला दरवाज़ा था उसकी भी कुंडी लगा दी। मैं थोड़ा सा डर गया था पिछली रात से। मैं फिर पढ़ने लग गया। मैंने उस तरफ कमर कर ली। अकेला था, थोड़ा डर लग रहा था, पढ़ना शुरू कर दिया। जो ही मैंने कमर की, मुझे ऐसा लगा कि जो जाली वाला दरवाज़ा है उस पर किसी ने दस्तक दी है। यानी जाली के दरवाजे के ऊपर कोई चीज़ लगे तो वो महसूस होता है। अभी मैंने पीछे पलट कर ही देखा तो ऐसा लगा जाली वाले दरवाजे के ऊपर से कोई हाथ हट के दीवार की तरफ गया है। अब मैं बहुत डर गया। मैंने पूछा वहाँ कौन है। अंदर बैठे बैठे ही मैंने पूछा बाहर कौन है। कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर पूछा कि बाहर कौन है। अभी मैं ये पूछ रहा था तो बहुत तेज़ी के साथ, जैसे पहले कोई बरामदे में से सेहन की तरफ भागा था, वैसे कोई भाग कर गया। मैंने फ़ौरन फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। बहुत डर लग रहा था। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। तकरीबन याद से 12-13 साल पहले की बात है। तब मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। घर भी जब मैंने बात करनी होती थी तो मैं पीसीओ पर जाकर घर कॉल करता था। बहुत डर लग रहा था। ना मैं नीचे जा सकता था इतनी रात को, ना ही मैं घर बता सकता था। अकेला था मैं। दरवाज़ा बंद करके बुक्स भी बंद कर दी मैंने, लेकिन डर बहुत लग रहा था क्योंकि बाहर मुसलसल जाली वाले दरवाजे के ऊपर बार बार कोई हाथ मारता था। बहुत डर लग रहा था। सुबह पता नहीं किस टाइम मेरी आंख लगी। सुबह मैं जागा, मैंने पेपर दिया अपना जाकर। बोझल बोझल मेरा दिमाग था। वो पेपर बस नॉर्मल सा ही हुआ। वापसी पर मैंने घर कॉल की, घर वालों को बताई सारी बात। तो अब्बू का ये कहना था कि पेपर्स देकर तुम वापस आ जाना, तो तुम्हारे रहने का हम किसी हॉस्टल में कर लेंगे अगर तुम वहाँ पर नहीं रहना चाहते तो। मैंने उनसे कहा कि ठीक है। मैं फिर वापस आ गया। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, शायद खौफ की वजह से। मेरा सर बहुत भारी था, शोल्डर बहुत ज़्यादा भारी थे। अगले दिन मुझे छुट्टी थी क्योंकि 2 पेपर्स मेरे रेगुलर थे। उसके बाद मुझे 2-3 छुट्टियाँ थी, फिर 1-2 पेपर्स थे। आज मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जल्दी सो जाऊँगा। मैंने थोड़ी सी स्टडीज़ की और शाम हो गई। फिर वो जो नीचे वाले थे वो उनका बेटा आया, उसके साथ कुछ गपशप हुई। वो बार बार मेरे से पूछता था कि आपको नींद ठीक आती है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, जैसे वो कुछ जानता था और मुझे बताता नहीं था। मैं उसको यही कहता था हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं उसको बताना नहीं चाहता था कि शायद वो खुद मुझे बताए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सब ठीक है। उसने मुझे ये कहा कि
اتنی رات کو اوپر آپ باہر بھی چلتے پھرتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا کہ نہیں. کہتا ہم لوگ نیچے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اوپر بڑے بھاری قدموں کے ساتھ چلتے ہیں. میں نے اسے کہا نہیں، میں تو نہیں چلتا، مجھے کبھی کچھ فیل نہیں ہوا. وہ چاہ کر بھی کچھ بتا نہیں پا رہا تھا. میں نے بھی اگنور کر دیا اس بات کو. وہ چلا گیا. شام ہو گئی، میں نماز بھی پڑھتا تھا. میں نے عشاء کی نماز پڑھی، تھوڑی سی بکس دیکھی. تقریباً 11:30 پونے 12 بجے میں نے اپنی بکس بند کر دی اور میں نے کہا کہ آج میں سو جاؤں گا. اب عادت سی ہو گئی تھی مجھے کہ میں جو جالی والا دروازہ تھا صرف اس کو ہی کنڈی لگاتا تھا، دوسرا دروازہ کھلا ہوتا تھا. اگر ضرورت پڑتی تھی تو اس کو بند کر لیتا تھا جب بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. میں لیٹا ہوا تھا، تقریباً میری آنکھ لگی تھوڑی دیر کے بعد ہی. ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے بلی بولتی ہے، یعنی وہ بلی میرے بہت قریب سے بول رہی تھی اور اس کی آواز بہت سلو تھی. میں نے بیڈ پر ہی لیٹے لیٹے آنکھیں کھولیں کہ بلی کے بولنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. ادھر ادھر اٹھ کے دیکھا کہ باہر شاید برآمدے میں بلی ہوگی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا. میں پھر لیٹ گیا. ابھی میں لیٹا ہی ہوں، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ میرے بیڈ کے نیچے سے بہت بھاری کالے رنگ کا کوئی وجود گھسیٹ کے اپنا آپ بیڈ کے باہر نکلا ہے اور بیڈ باقاعدہ موو ہوا ہے، ہلا ہے. جس ٹائم بیڈ ہلا ہے تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا. وہ اتنا بھاری کالے رنگ کا وجود جو تھا، نہ وہ بلی تھی نہ وہ ریچھ تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. میرے سامنے وہ اپنا جسم گھسیٹ کے تھوڑا سا دروازے کی طرف گیا. جب میں نے چیخیں مارنی شروع کی وہ غائب ہو گیا. میری چیخوں کی آوازیں سن کر ابھی جو نیچے والے تھے سب وہ جاگ رہے تھے. وہ سب اوپر بھاگے تو میں بری طرح سے چلا رہا تھا. وہ لوگ مجھے آوازیں دے رہے تھے پر میرے کانوں میں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا تھا. میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا. مجھے بہت زیادہ سویٹنگ ہوئی ہوئی تھی، میرے برے حال تھے. میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ پچھلے 4-5 دن سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. ان کے بیٹے نے کہا میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا مگر آپ نے بتایا نہیں. لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں پر رات نہیں رک سکتا. وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ نیچے لے گئے. ساری رات میں ڈرتا رہا. میں نیچے ڈرائنگ روم میں تھا ان کے بیٹے کے ساتھ. ساری رات اوپر ڈسٹربنس رہی. ایسا لگتا تھا جس کمرے میں میں سوتا تھا اس کے بیڈ کو بار بار کوئی گھسیٹتا ہے، اس کا دروازہ بار بار کوئی بند کرتا ہے، بڑے بھاری قدموں کے ساتھ کوئی چلتا ہے. سیڑھی کے اوپر کبھی کوئی اچھل اچھل کر جیسے کوئی سیڑھیوں سے اترتا اور چڑھتا ہے. میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا. ہم لوگ حیران تھے کہ آپ نے 4 سے 5 دن وہاں پر گزار کیسے لیے. ہم لوگوں نے یہ روم پہلے بھی رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، اس لیے اس کی سیڑھیاں باہر کی طرف سے رکھی ہیں. جب بھی یہاں پر کوئی اکیلا رہنے آتا ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ ڈراتے ہیں. یہاں پر پہلے ایک کپل رہتا تھا تو جب اس کی بیوی اکیلی ہوتی تھی تو وہ جنات اس کو بہت ڈراتے تھے. یہاں تک کہ 2 سے 3 دفعہ اس کے اوپر اٹیکس بھی آئے تھے کہ اس کا جسم جو تھا وہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا اس لڑکی کا. پھر وہ لوگ یہ گھر چھوڑ گئے. لیکن آپ نے 3-4 دن کیسے گزارے ہم نہیں جانتے. پھر میں نے اسے کہا کہ جب آپ لوگ مجھے رہنے کے لیے اس جگہ پر کہہ رہے تھے آپ لوگ مجھے تب بھی بتا سکتے تھے. جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے والد صاحب یہ چاہتے تھے کہ اگر آپ کچھ دن یہاں پر گزار لو تو آپ اپنا نیا سیٹ اپ بنانے میں کچھ دن لگتے ہیں تو پیپرز نزدیک تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو یہاں پر رہنے کے لیے کہا. لیکن میں نے انہیں برا بھلا نہیں کہا کیونکہ نئی جگہ تھی مجھے رہنے کے لیے. ان لوگوں نے وہاں پر جگہ دی تھی. بڑی مشکل سے وہ رات گزری. ساری رات وہ آوازیں میں سنتا رہا. میری آنکھوں کے آگے سے وہ منظر ہٹتا ہی نہیں ہے جس کو میں نے اتنے قریب سے دیکھا. اس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ نہ اس کے ہاتھ نظر آتے تھے نہ اس کا چہرہ نظر آتا. تو اس کا سر بہت بڑا تھا، اس کا جسم بہت بڑا تھا. ایسا لگتا تھا سر پر چھوٹے چھوٹے سے سینگ بھی ہیں. وہ کیا تھا، وہ اس کا کیا حلیہ تھا، میں نے زندگی میں ایسی کوئی چیز کبھی پہلے موویز میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گیا. میں نے اپنے ابو کو ساری بات بتائی. اسی دن میں واپس چلا گیا. مجھے 2 سے 3 چھٹیاں تھیں. پھر انہیں 2 دنوں میں نے گھر رہ کر تیاری کی. پھر میں یہاں سے گیا اپنا پیپر دینے. بڑی مشکل کے ساتھ میں نے وہاں پر ہاسٹل میں رہ کر پیپر دیے. اور پھر ایک بہت اچھا میرا دوست بن گیا تھا. اس کے ساتھ ہی پھر میں نے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا. مگر وہ جو 4 سے 5 دن تھے جو اس کو میں نے پہلے دن بیٹھے دیکھا، پھر اس کی موجودگی کا احساس، اس کا ہاتھ نظر آنا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ زبیر آپ کا. لسنرز، مدد بھی کرنی چاہیے. مدد کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے اللہ کی ذات
فرشتے تعینات کر دیتا ہے کہ جو اس دنیا پر کسی انسان کی مدد کرتے ہیں ان کی مدد غائبانہ طور پر اللہ خود کرتا ہے. لیکن اگر آپ ایک جگہ پر خود نہیں رہ سکتے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ پہلے بھی وہاں پر کچھ پرابلمس ہوئی ہیں، پھر آپ کسی بھی معصوم انسان کی جان کو خطرے میں مت ڈالا کریں. یہ مدد نہیں ہے. اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ یہاں پر ایسے اثرات ہیں، اس کے باوجود اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. پھر کوئی حامی بھرے تو یہ ان کی مرضی ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے بوجھتے اس طرح سے کسی کو بھی مدد کی سینس میں بھی تکلیف مت دیا کریں. ایسے لوگ جن کے گھر ایسے ہیں، جن کے گھروں کے کچھ مخصوص حصے آسیب زدہ ہیں، جن کے پورے پورے گھر آسیب زدہ ہیں، برائے مہربانی پہلے وہاں پر اللہ کا ذکر کروائیں، کسی عامل حضرات کو لے کر آئیں، ان جگہوں کو پہلے کلیئر کروائیں اور پھر کسی کے یوز کے لیے انہیں نیکسٹ یوز کریں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں ڈسکرپشن باکس کسے کہتی ہوں. تو جہاں پر میری سٹوری کا ٹائٹل آ رہا ہوتا ہے اس کے بالکل رائٹ سائڈ پر کونے کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کو آئیکن سا نظر آئے گا. اس کو جب آپ کلک کریں گے تو وہ کھل جاتا ہے ڈسکرپشن باکس. اس میں ای میل آئی ڈی ہے، اس پہ آپ لوگ مجھے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ای میل نہیں کرنا آتا تو کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. جو موذی وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا اس سے ڈری ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ سے دعا مانگے، توبہ استغفار کریں، قرآن پاک پڑھیں، اپنے گھر میں گاہے بگاہے روٹین کے ساتھ دن میں بار بار اذان لگائیں، اذان دیں، بلکہ خود دیں. مرد حضرات دے سکتے ہیں وہ خود دیں. اس کے علاوہ درود تنجینہ پڑھیں بھی اور سنیں بھی اور اپنے گھر میں لگائیں بھی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے گا. گھروں میں رہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، انہیں باہر بھی کھیلنے کے لیے مت بھیجیں. اپنے گھروں میں رہیں. گھروں کے باہر جو لوگ نکل کر بیٹھ رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو باہر گلیوں میں بھیج رہے ہیں، اس سے بھی بچ کے رہیں. اللہ انشاءاللہ اس مشکل سے ہم سب کو نجات دے گا. اللہ ہم پر ضرور اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ. میری اس دعا میں ضرور آمین کہیے گا. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. قرآن پاک، نماز، آیت الکرسی، درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے رہیں، اپنے گھر والوں کے اوپر پھونکتے رہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.